एनसीपी और सेना और कांग्रेस मिलकर ये सरकार बना रही है, तो इन सबको है तो अपने शहरों के लिए, अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो इनको सिर्फ नजर आता है तो औरंगाबाद का ही काम रोकना। इसके अंदर तो मैं मफाद परस्ती ही कहूंगा कि सब अपना अपना देख रहे हैं। राष्ट्रवादी वाले अपने गढ़ में सेट कर रहे हैं, सेना वाले अपने गढ़ में सेट कर रहे हैं। हालांकि ये तो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। मैं ग्रामीण पूरा देखता हूँ, शहर की राजनीति मुझसे नहीं होती, मैं ग्रामीण पूरा देख रहा हूँ। मेरा कोई इरादा कोई इलेक्शन लड़ने का है। एक पत्रकार अपनी नौकरी छोड़कर 28 दिन में आमदार बन सकता है, तो वो जो एक मैसेज था वो औरंगाबाद ने बहुत सीरियसली ले लिया है। आज हर तीसरे घर में आपको एक कैंडिडेट नजर आएगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रजत अंसारी। आज हम इम्तियाज जलील के कार्यालय आए हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ उनके फर्जंद यानी कि बिलाल जलील बैठे हुए हैं। आइए इस नौजवान युवा से, एक उभरती हुई शख्सियत है, नौजवानों में मकबूल आम हो रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। चलिए इससे कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ सियासत पे हो जाए, कुछ हालात हजरत हो जाए। सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आज आप यूनिवर्सिटी का जो मामला रहा, तो इसको लेकर थोड़ा तफसीलात दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, ये औरंगाबाद में एक यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई थी, महाराष्ट्र इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बोलकर। ये औरंगाबाद में सैंक्शन हुई थी। औरंगाबाद में इन्होंने जमीन भी ढूंढ ली थी और औरंगाबाद में लगभग ये सब फाइनल हो चुका था। बट पिछले 1.5 साल पहले जो सरकार आई थी, अब जब एनसीपी और सेना और कांग्रेस मिलकर ये सरकार बना रही है, तो इन सबको है तो अपने शहरों के लिए, अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो इनको सिर्फ नजर आता है तो औरंगाबाद का ही काम रोकना। तो जैसा कि हमको पता लगा है कि ये जो अब यूनिवर्सिटी है अब औरंगाबाद से हटकर पूना चली गई है। बालीवाड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम के अंडर अभी बनेगी पूना में। पर हमारा आंदोलन यही लेकर था, यही मुद्दे को लेकर था कि ये जो यूनिवर्सिटी है, आपने पहले भी 2 और यूनिवर्सिटीज यहाँ से उठाकर कहीं नागपुर भेज दी थी, कोई बॉम्बे भेज दी थी, और ये तीसरी बार हो रहा है औरंगाबाद के साथ। हमारा सिर्फ यही एक सवाल था सरकार से कि आपको औरंगाबाद के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, आप औरंगाबाद को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये तो शिवसेना का गढ़ माना जाता है और शिवसेना का सीएम है, शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी ट्वीट कर रहे हैं कि अब ये पूना में बनेगा। हालांकि इनको औरंगाबाद से अब लगाव ही नहीं है। धीरे धीरे इनका पार्टी का खत्म होते जा रहा है वर्चस्व, और इसके साथ साथ ये काम भी अब यहाँ देखेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। सर हम महसूस करते हैं कि औरंगाबाद एक इंडस्ट्री शहर है और बहुत आश्चर्य होता है सर के बड़े बड़े उद्योग यहाँ से कुछ और, जैसे पूना है, नागपुर है, मुंबई है, थाने यहाँ पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो आखिर क्या कारण सर यहाँ इतनी बड़ी लीडरशिप है, कांग्रेस की भी है, राष्ट्रवादी की भी है, सेना की भी है, क्या कुछ सुझाव? उनको लगता नहीं सर कि हमारे उतना बड़ा वोट बैंक है और हमारी जनता से अन्याय हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए? क्या इसके अंदर कुछ जातिवादी की राजनीति है या उनकी कुछ मुफाद परस्ती? नहीं, ये सबकी अपनी अपनी मफाद परस्ती समझ लीजिए। अभी इस सरकार को देखकर तो ऐसा लगता है कि सब अपने अपने शहरों के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में अब आप देखेंगे तो ज्यादा इंडस्ट्रीज जितनी हैं वही चल रही हैं। लॉकडाउन की वजह से बहाना दे देकर कुछ नया आ नहीं रहा है, और जब नया कुछ आने की बात होती है तो वो भी ये उठाकर ले चले जाते हैं। तो अब इसके अंदर तो मैं मफाद परस्ती ही कहूंगा कि सब अपना अपना देख रहे हैं। राष्ट्रवादी वाले अपने गढ़ में सेट कर रहे हैं, सेना वाले अपने गढ़ में सेट कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता था कि औरंगाबाद सेना का गढ़ हुआ करता था, तो आज ये यहाँ के इतने अच्छे अच्छे काम उठाकर गायब क्यों कर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सर खादर इंतजार साहब जो कि आपके वालिद है, अक्सर उनकी एक चकमक चलती रहती है, तो कुछ लोग उसे मजाक में भी लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो सीरियस भी लेते हैं। कि साहब कहते हैं, इम्तियाज साहब कहते हैं कि भाई एक बार गलती दोहराई जाएगी और मैं फिर चुन के आऊंगा, और चंद्रकांत खैरे साहब कहते हैं कि भाई गलती चुन के आगे। तो ये इसके ऊपर आप क्या महसूस करते हैं कि सियासी तबसरा है या बाकी आपके दिल में एक ऐसे चुभन है कि यार मैं कैसे हार गया? नहीं, उनके ताल्लुक से मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अब उनका टाइम आ चुका था। 25-20 साल से ज्यादा टाइम मिला था उनको, और उन्होंने जो किया नहीं किया वो हो चुका है। हम उसके आगे बढ़ चुके हैं। पब्लिक ने अपना वोट देकर तो एक नया खासदार चुन कर लाए हैं, और इत्तेफाक से हमारे वालिद साहब हैं। पर आगे की बात रही, आगे इंशाल्लाह हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी यही उम्मीद है कि इस काम की बुनियाद पर हम उन इलाकों में जाएंगे जहां पर हम पिछले इलेक्शन में नहीं गए थे, और हम वहां से वोट इंशाल्लाह हासिल करेंगे। सर एक मेरा सवाल ये भी है कि खादर इंतजार साहब जो अपने बलबूते पर एक जमाने तक उन्होंने पत्रकारिता की है और कई मसाइल को उठाया है जो मीडिया के माध्यम से, जब जाकर उनकी शिनाख्त बनी है, वो मकबूल आम हुए हैं, इमाम ने उनको तलाशा है, उनको वोट मतलब टिकट दिया है, खासदार भी बनाया, आमदार भी बनाया है,
तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि बिलाल जलील भी अपनी काबिलियत पर, अपने बलबूते पर, अपने वालिद के मतलब सहारा लेते हुए कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जो भी करूंगा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मैं 2 साल पत्रकारिता मैं खुद करके आया हूँ बॉम्बे में, तो ये सब मैं अपने खुद के कॉलेज के एडमिशन करवा कर, उसके बाद प्लेसमेंट करवा कर मैं खुद अपने उस पे गया था। हालांकि मेरे ऑफिस में पता ही नहीं था कि ये तो मैं एक नेता का बेटा हूँ, फिर बाद में मालूम पड़ा कि नेता का बेटा है, और जब वो दोनों लाइफ मिक्स हो गई तो मैं छोड़ के आ गया। बट आगे इंशाल्लाह जो है उन्हीं से पूछकर मैं करता हूँ, उनका नाम लेकर मैं घूमता हूँ, तो उन्हीं की सरपरस्ती में जो होगा सब होगा इंशाल्लाह। आगे देखेंगे, हम कहीं पर भी रहें, चाहे राजनीति हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ हो। सर, हमने औरंगाबाद में देखा है कि खादर चंद्रकांत खैरे साहब भी पहले जो नगर से चुन के आए थे, और नगर से वक्त एक सीढ़ी ऐसी होती है, वहां से लोग खासदार भी बनते हैं, आमदार भी बनते हैं, मंत्रालय जाते हैं, यहाँ तक पार्लियामेंट तक जाते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि बिलाल जलील एक पार्टी लाइन से हटकर, एक पिता के साय से हटकर, एक कौम मिल्लत समाज का दर्द लेकर, एक कम से कम महानगर पालिका के चुनाव में कदम रखकर अपनी शख्सियत बनाएंगे, अपना लोहा मनवाएंगे और वहां से अपना सियासी सफर शुरू करेंगे? जी, मेरा सियासी सफर इतना है कि मैं मेरे वालिद साहब का प्रचार करता हूँ, मैं मेरे वालिद साहब का इलेक्शन में बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरा सियासी जर्नी इतनी है कि जब पिछला कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ था तो मैं बहुत छोटा था, और मैंने जब सीखा था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है, ये हमने पिछले 5-6 साल में सीखा था। अब इंशाल्लाह आगे वाले इलेक्शन में मेरा कोई इरादा कोई इलेक्शन लड़ने का है। मेरा इरादा बस इतना है कि मेरे वालिद साहब के हाथ मजबूत हों, और उस हाथ को मजबूत करने के लिए कि मैं हर मोहल्ले, हर इलाके में जाकर उनका प्रचार करूंगा जिसको पार्टी टिकट है। सर, मैं पिछले 2 महीने के अंदर जो है तो पूरे औरंगाबाद की जो सलम बस्ती में घुमा हूँ, और कई लोगों ने मुझसे खुलकर कहा है, क्योंकि हम जब प्रोग्राम खत्म करते हैं तो कुछ चर्चाएं भी होती है, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई इम्तियाज जलील साहब अगर बिजी है, ठीक है, पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र को भी संभालना है, जिले को भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, तो क्यों ना बिलाल जलील यानी कि आप युवा नेता के तौर पर बस्तियां घूमे, रास्ते खराब है, पानी की ये है, आप टच में रहे, तो कम से कम आपने आना चाहिए, ये पब्लिक की एक डिमांड है। आप रुकिए, आप ये देखिए, ये मेरे पास गंगापुर की निधि का काम, ये कन्नड़ की निधि का काम, ये है वैजापुर की निधि का काम। जितना भी ग्रामीण एरिया है, ये ग्रामीण का है, तो मैं दौरे करता हूँ। आप मेरे साथ कभी चलिए, ग्रामीण गांव मैं ही घूमता हूँ, खासदार साहब का नाम लेकर वहीं घूमता हूँ। मैं जाकर वहां पर स्पीचेस नहीं करता, मैं वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं करता। वहां की ग्राम पंचायत में जाता हूँ, वहां के सरपंच के साथ बैठता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपके 5 कामों से सबसे प्रायोरिटी वाला एक काम क्या है, वो हम इंशाल्लाह कर अभी दे देंगे। क्योंकि पिछले 2 साल में साहब की खासदार जो निधि होती है, वो निधि उनको नहीं मिली है, क्योंकि वो निधि चली गई थी पीएम केयर्स फंड में, मोदी जी उठाकर ले गए। तो अब ये जो पिछले 2 साल का जो पेंडिंग बैकलॉग वर्क है, हम उसको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई स्कीम में, कोई ना कोई फंड से, प्राइवेट फंड से, हम इसको जल्द से जल्द, तो एटलीस्ट हर गांव में एक काम तो हम टच करके ही रहेंगे। हमने ऑलमोस्ट तो 10 अभी पिछले 6 महीने में बहुत बड़ा एक काम हुआ है, जो 6 महीने में क्या, पिछले 1 महीने में वो गांव वाले आए थे, वाकला बोलकर गांव है जब, उनके पास पिछले 25 साल से धरण का मसला था। खासदार साहब अगले ही दिन बॉम्बे गए थे, वहां पर जयंत पाटिल साहब के साथ उन्होंने वर्क ऑर्डर निकलवाया। अब इंशाल्लाह वो गांव के अंदर, वाकला गांव के अंदर जो वैजापुर के अंदर आता है, उनको और उनके आसपास के 10 गांवों को अब पानी का मसला नहीं रहेगा। तो जहां पर मैं ग्रामीण पूरा देखता हूँ, शहर की राजनीति मुझसे नहीं होती, मैं ग्रामीण पूरा देख रहा हूँ। और देखना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। मैं भी यही कर रहा हूँ। सर, एक सवाल ये भी है कि बीच में ऐसा हुआ था कि खादर साहब ने कुछ बहुत ही ग्रामीण के लिए अच्छा काम किए थे, तो साहब बहुत से लोगों ने जो है तो उनके तस्वीर को सामने रखकर उनके सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं की थी। तो क्या ये माना जाए कि एक पार्टी के तौर पर पूछ रहा हूँ मैं, सियासी एतबार से पूछ रहा हूँ कि हिमायम जो है तो शिवसेना के गढ़ में और एक हिंदुत्व के वोट को नकाब मतलब सुरंग लगाने में कामयाब हो रही है? अरे अब हिमायम जो वोट बैंक था यहाँ का, जो सालों का वोट बैंक था, जो पहले सिर्फ राष्ट्रवादी और सेना को जाता था, आज एमआईएम वो पूरा खा चुकी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर इंशाल्लाह इसी तरीके से काम चलता रहा और आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गांव से हम वोट लेंगे जहां पर एक भी मजलिस का कार्यकर्ता अभी भी नहीं, जहां पर सालों से लोग सेना का है तो
गमछा पहनकर घूमते हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये गांव से हम वोट लेकर आएंगे। सर एक औरंगाबाद के नाम के ऊपर भी है, विवाद चलता है संभाजीनगर औरंगाबाद। तो सर एक बहुत हैरत होती है कि हमारे सेकुलर पार्टियों में हमारे मुस्लिम लीडर भी है, लेकिन वो खुलेआम ऐसा नहीं कहते कि भाई देखिए हम आपके साथ हैं तो आप संभाजीनगर मत बोलिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया, बात की बात है, वो कानूनी मसले मसाइल है। तो कहना कि सेकुलर लीडरान की संभाजीनगर बोले बाद उनकी खामोशी, तो आपको क्या लगता है कि ये कौम के वाकई हक में है या कुछ सियासत है इसके अंदर? नहीं, वो नाम ले चाहे ना ले, वो बस इतना कर ले कि अपने लीडरों को जाकर कह दें कि ये जो यूनिवर्सिटी शरद पवार साहब यहाँ से उठाकर ले गए वो वापस ले आइए, बस इतना। वो नाम चाहे उनको जो बुलाने को बुलाए, मेरे को नाम से कोई लेना देना नहीं। आप इस शहर में आप यूनिवर्सिटी लेकर आ जाइए, फिर आपको जो नाम के ऊपर करना है राजनीति करिए। राजनीति करने नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ, यूनिवर्सिटी ले आइए, उनको बोलिए बस। औरंगाबाद के नौजवान बिला तफरीपुर जिले के ऐसे युवा जो सियासत में आना चाहते हैं, ऐसे युवा जो समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, और जब समाज की बात आती है, जब सेवा की बात आती है, तो कहीं ना राजनीति की बात आती है, तो ऐसे युवा जो कुछ करने का प्रयास रखते हैं, एक संकल्प रखते हैं, उनको आपकी तरफ से एडीजी और क्या संदेश है? देखिए 2014 से लेकर आज 2021 चल रहा है। हमने पिछले 7 साल में ये देखा है कि अगर एक पत्रकार अपनी नौकरी छोड़कर 28 दिन में आमदार बन सकता है, तो वो जो एक मैसेज था वो औरंगाबाद ने बहुत सीरियसली ले लिया है। आज हर तीसरे घर में आपको एक कैंडिडेट नजर आएगा। वो क्यों? क्योंकि लोगों को एक भरोसा है कि अगर ये कहानी सक्सेसफुल हो सकती है तो हमारी कहानी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तो अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आप साफ नेक इरादों के साथ इस फील्ड में घुसेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये थे बिलाल जलील साहब, और जैसा हमने कहा, हमने बहुत खुलकर बातचीत की, और कुल मिला के जो चंद बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि वाकई जो औरंगाबाद जिले के या तमाम महाराष्ट्र के, जहां तक हमारा चैनल देखा जा रहा है, ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, इनसे प्रेरणा लें, इनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। जैसा हमने कहा कि भाई आपके पिता खासदार है, लेकिन उन्होंने खुल के कहा कि मैं अपने गर्ज पर, अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो वाकई ये इनका सुझाव, इनका संदेश युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में आप भी इम्तियाज साहब की तरह, यानी कि आपकी तरह आपके कुछ जज्बे बिखरेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ का विकास होगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बस आपका साथ रहा, आपकी वीडियोस रहे हमारे साथ, तो हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे।